जी हाँ दोस्तों, उधर बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास तो इधर यूपी में योगी का मथुरा और काशी पर नया फरमान। 27 के चुनाव से पहले अयोध्या जैसा मथुरा और काशी में होने जा रही कारसेवा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई ममता बनर्जी ने जिस आरोप के साथ में अपने एक मुस्लिम विधायक को पार्टी से गेट आउट किया था, यह कह करके कि बीजेपी का एजेंडा बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान करके ये चला रहा है, क्या वाकई वो सच साबित हुआ? क्या वाकई मोदी और शाह उनकी पूरी राजनीति बंगाल के अंदर उत्तर प्रदेश जैसी ध्रुवीकरण की तरफ, बहुसंख्यकों के कंसोलिडेट की तरफ पूर्ण रूप से बढ़ चुकी है? इतना कि इन्होंने जिस बाबर के नाम पर गालियां बकते हैं इनके गैंग के लोग, अब उसी बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद और 6 दिसंबर को बनवा रहे हैं। आखिर बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में किस किस्म के राजनीतिक दुष्प्रभाव इस पर पड़ेंगे? और योगी आदित्यनाथ का यह ऐलान, जब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है, क्या वाकई बंगाल को बुनियाद बनाकर उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी बखेड़ा शुरू होने जा रहा है? जिस मथुरा और काशी को लेकर अदालत में याचिकाएं हैं, उस मथुरा और काशी पर अयोध्या के बाबरी मस्जिद की तरह कारसेवा होने जा रही है। दोस्तों, कई सारे ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनका कोई और छोर नहीं है और जिनके बारे में इस वक्त मैं कम से कम एक कंफ्यूज्ड स्थिति में हूं। क्योंकि दोस्तों, राजनीतिक पंडितों से, कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों से बात करने पर इस बात के पीछे की जो तह है, जितनी तह खोलने की कोशिश की हमने, उसमें इतनी नफरत की लेयर्स निकली, इतनी उसमें रणनीति, साजिश, झूठ, राजनीतिक चाल निकली, जिससे यह साबित हो रहा है कि दोस्तों दरअसल ये सारी की सारी स्थितियां एक क्रोनोलॉजी के तहत की गई। यानी कि एक तरफ जहां पर अयोध्या के अंदर अभी हाल में ही करीब हफ्ता दिन पहले जहां पर भगवा ध्वजारोहण हुआ, उधर दूसरी तरफ बंगाल में एक मुस्लिम विधायक, जिसे स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी में कहा गया, जिसके जरिए से बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान कराया गया, और तीसरी तरफ उसके फौरन बाद मोदी और शाह के कैबिनेट के मंत्री राजनाथ सिंह की, जिनकी पूरी राजनीतिक छवि ऐसी कभी नहीं रही है, उन्होंने बाबरी मस्जिद और नेहरू पर ऐसा बयान दिया जिससे एक नया मुद्दा शुरू हुआ जो झूठा साबित हुआ। और चौथी तरफ 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास बंगाल के अंदर, और 6 दिसंबर को सद्भाव दिवस के तौर पर ममता बनर्जी का, और 7 दिसंबर को बाबा बागेश्वर धाम का उसी बंगाल में जाकर के धार्मिक पाठ करना, और उसके फौरन बाद में योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान देना जिस बयान की जड़ में बहुत कुछ राजनीतिक पंडित मायने ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ बंगाल में मोदी शाह ने अंदर खाने एक नालायक मुस्लिम विधायक को बहला फुसला कर उसी बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे को फिर से जिंदा करने के लिए बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद का शिलान्यास कराया, तो दूसरी तरफ शिलान्यास होते हुए उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा असर देखा, क्योंकि योगी ने चंद घंटे के बाद ही अयोध्या जैसा हाल काशी मथुरा का करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत, जिसे वो शौर्य दिवस मनाते हैं, उस मौके पर क्या कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन कलंक ढाया गया। दरअसल एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया कि नारा दिया जाता है कि अयोध्या तो महज झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या मथुरा की बारी है? तो इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा, हम सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। वो विवादित ढांचा एक कलंक था जो हटाया गया था, कलंक हटा और उसकी विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य हुआ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। यानी कि ठीक अयोध्या के एग्जाम्पल को सेट करके योगी आदित्यनाथ से इसी अयोध्या को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि हम पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। कई बार उन्होंने इशारों में ऐसी बातें कही हैं, लेकिन 6 दिसंबर के दिन उनका दिया गया बयान और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बंगाल के अंदर शिलान्यास होना, इसकी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। राजनीतिक जानकार इसको लेकर के बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरासत पर किसी भी समाज को गौरव होना चाहिए। जाहिर तौर पर इसमें क्या बुराई हो सकती है?
मगर किस आधार पर, किस कीमत पर? वो विरासत जिस विरासत को सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं माना अपने फैसले में और देश के बहुसंख्यकों के जनभावना का ख्याल रखते हुए फैसला दे दिया। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने पर सबको खुशी है, योगी कहते हैं। आज ही के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन वो विवादित ढांचा गिरा, एक कलंक हटा, एक विरासत की पुनर्स्थापना, ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कहा। दोस्तों, योगी का ऐलान बहुत कुछ कहता है। अब मथुरा काशी में क्या कार सेवा होने जा रहा? जाहिर तौर पर जब उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का एक जस्टिस यह कह सकता है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा और उस जस्टिस के फेवर में योगी आदित्यनाथ आकर कहते हैं कि साहब क्या गलत कहा, तो फिर अगर मथुरा और काशी में लाख याचिकाएं हो कोर्ट के अंदर, अगर वहां कार सेवा होने लग जाए, कौन रोकेगा? रोकना होता तो कल्याण सिंह रोके होते, रोकना होता तो नरसिम्हा राव रोके होते, लेकिन मंशा ही नहीं थी रोकने की, बल्कि वो कराने की मंशा थी। आप जाके देख लीजिए कल्याण सिंह का बयान, नरसिम्हा राव का बयान, या फिर वो एक जो बहुत ही सेकुलर छवि के नेता थे जिन्हें कहा यह जाता था कि साहब अ राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, इंसान अपने फैसलों से जाना और पहचाना जाता है। किसी भी स्थिति में वो किस स्थिति में है और उस स्थिति में उसका आखिरी फैसला होता क्या है, उसी से इंसान के अच्छे या बुरे होने की पहचान होती है। अटल बिहारी वाजपेयी को लाख लोग कहे, उनकी कद्र है, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, एक बहुत अच्छे कवि, एक बहुत अच्छे प्रशासक, सब कुछ रहे, मगर उन्होंने भी क्या कहा था 6 दिसंबर से ठीक पहले लखनऊ में जो कहकर आ गए थे कि साहब वहां कार सेवा होने जा रही है, इजाजत दी गई है, अब कार सेवा होगी तो कुछ थोड़ा मोड़ा कंस्ट्रक्शन तो होगा ही। वहां ऐसे उन्होंने हाथ करके कहा था, या नोकीले पत्थर हैं, मतलब गुंबद हैं, वो जमीन समतल तो की जाएगी, पेदी तो बनेगी, ये उनके वर्ड्स हैं। उन्हीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, मगर इस लाइन पर उनके प्रति एक सेकुलर शख्स को, भारत से प्यार करने वाले, आपसी सौहार्द को सहेज कर रखने वाले शख्स को इस बयान पर उनसे नफरत करना चाहिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अब जो बात कही है, जाहिर तौर पर यहां तो हिंट मिले ना मिले, एक पूरी गैंग भक्तों की तैयार रहती है उसको अंजाम दे देने के लिए। रायबरेली उत्तर प्रदेश, जहां पर जब एक दलित को मारा जा रहा था और उससे वो मारने वाले कह रहे थे हम बाबा वाले लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस शख्स के जुबान पर नाम था राहुल। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा ऐलान, जिस ऐलान के बुनियाद पर उनके मानने वाले, उनके समर्थक, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता बिना कहे हुए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का यह बयान, और जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 दिनों से, कल से जो मैंने आपको 2-3 शोज में दिखाया कि किस तौर पर एक षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा मुझे, खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और अमित शाह के बेहद खासम खास केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश में कलंक को हमने मिटाया था, बाबरी मस्जिद को हमने ढाया था, वैसे ही बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल में शिलान्यास हुई मस्जिद के बनते ही उसे हम ढा देंगे। यानी कि दोस्तों, आने वाले दिनों की राजनीति के लिए एक बार फिर से अयोध्या को जिंदा किया गया है। यानी कि उस मस्जिद को ढाने के लिए बंगाल में अभी से सियासत अपने चरम पर होगी। जमीन पर किस तौर पर ध्रुवीकरण होगा ये आप जानते हैं, और इसीलिए शायद क्या केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कही, तो उसके काउंटर में क्या योगी आदित्यनाथ ने वो ऐलान कर दिया, जानते हुए कि मथुरा और काशी का मामला कोर्ट में, उसमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना चाहिए उनके इस बयान को। बावजूद इसके उन्होंने परवाह नहीं की और ऐलान कर दिया कि हम पहुंचेंगे वहां भी, और पहुंच चुके हैं। जाहिर है दोस्तों, एक तरफ बंगाल में हिंदू मुस्लिम तनाव की नई धुरी तैयार होगी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फ्रेश ऑक्सीजन बीजेपी को मिल गई है। 1989 के अपने दूसरे ही लोकसभा चुनाव में दोस्तों, जिस मुद्दे के आधार पर 2 सीटों से 86 सीटों तक पहुंच गई थी भारतीय जनता पार्टी, और वजह अडवाणी का राम मंदिर का मुद्दा उठाना, उस मुद्दे को आगे बढ़ाना, रथ यात्रा निकालना था। दोस्तों, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के, जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी के जरिए बीजेपी जीतती है,
क्या बीजेपी को अंदर खाने ये लग गया है कि बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनसे जो उनका वोटर रहा वो छिटकने लगा है? क्योंकि देश के अंदर पिछले 11 वर्षों में क्या कुछ हुआ, लोगों के लिए आसानी कितनी हुई, वो अब बहुसंख्यक समाज का करीब करीब 75% वर्ग बीजेपी से दूर हो रहा है। भले ही ये लोग अपने अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, चैनलों के जरिए दर्शाएं कि साहब हमारी बहुत बड़ी आबादी, हमारा बहुत बड़ा कार्यकर्ता का गुट है, हर जगह हम ही हम हैं। तो क्या इसीलिए नए मैकेनिज्म से चुनाव जीतने के लिए एसआईआर की जड़ में और बहुत सारी चीजों के जरिए से अब किया जा रहा है? तो क्या इसीलिए एक बार फिर से वो जो वोटर खिसक रहा है बीजेपी का अपनी मुश्किलों के कारण, सरकार के फैसलों के कारण, उसे वापस लाने के लिए एक बार फिर से हिंदुत्व के, चुनावी हिंदुत्व के आग में झोंका जा रहा है? क्योंकि दोस्तों हमने देखा इसी देश के अंदर, दोस्तों आपको लगता होगा कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का पुराना रहा, कतई नहीं, कभी नहीं था। मैं आपको इतिहास बताता हूं। आरएसएस ने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अपना पॉलिटिकल विंग बनाया, क्योंकि सरकार में आकर के ही पूरा कर सकते, इसके लिए भारतीय जनसंघ बनाया। भारतीय जनसंघ सरकार में रहा, जनता पार्टी के साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ में जो मूवमेंट हुआ जेपी का, 1989 में वो सरकार गिरती है और फिर 1980 में भारतीय जनसंघ को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी बना दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त बनाई गई, दोस्तों आप जानकर हैरान रहेंगे कि इसकी बुनियाद में समाजवादी, गांधीवादी विचारधारा को रखा गया। भला ये हार्डलाइनर थे, अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, मगर 1984 में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो देश में आम चुनाव हुए। उस चुनाव में 80 के बाद 84 के चुनाव में बीजेपी गई और मात्र 2 सीटें आई। बीजेपी को लगा कि अरे साहब इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें लाइन बदलनी पड़ेगी। 1984 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा कभी उठाया ही नहीं। मुद्दा था वो हिंदुत्ववादी संगठनों का, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा उसे उठा रही थी, दूसरे लोग उठाते थे। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद यानी कि 1986 में जब आडवाणी अध्यक्ष बने और 89 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उसी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पहली बार सफलता हासिल की। 2 सीटों से 84 के मुकाबले 89 में 86 पर पहुंच जाती है। और एक बात यहां चलते चलते आपको और बता दूं, ये जो बीजेपी कश्मीरी पंडितों का राग अलापती है ना, उनके विस्थापन का, उनके भगाए जाने का, ये दरअसल सरकार में, केंद्र में बीजेपी थी, वीपी सिंह की सरकार थी उस वक्त, और केंद्र में बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनी थी। और ये जो जिस लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग गलियाते हैं ना, लेफ्ट विचारधारा का, वेस्ट विचारधारा का, आप भी शायद यही समझते होंगे, उसी लेफ्ट के साथ में, समर्थन में सरकार चल रही थी, केंद्र की सरकार चल रही थी, इसमें बीजेपी भी शामिल थी। अब दोस्तों इसके बाद कामयाबी के शिखर पर कैसे चढ़ती है बीजेपी? 1991 का लोकसभा चुनाव होता है, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। बीजेपी दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी, 120 सीटें जीती दूसरी बीजेपी ने 1991 के चुनाव में। यानी कि 89 के बाद सरकार वो चला नहीं पाए, 91 के चुनाव में फौरन 86 से 120 पहुंच जाती है। क्यों? हिंदुत्व, चुनावी हिंदुत्व, राम मंदिर का मुद्दा। वो आडवाणी निकले थे ना 89 के चुनाव के वक्त में, रथ लेकर, जैसे लालू प्रसाद यादव ने कैद करा लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। खैर, अब समझिए क्रोनोलॉजी। बंगाल कनेक्शन, यूपी कनेक्शन, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का कनेक्शन, यानी कि 200 बाकायदा इसे सुनियोजित तरीके से ताने बाने के जरिए से बनाया गया है, बुना गया है। और ऐसे में एक कड़ी यह भी कही जा रही है कि दरअसल लखनऊ और दिल्ली की जो लड़ाई है, जिस वर्चस्व में योगी आदित्यनाथ आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि शाह ने अपना नायब वहां पर तैनात कर रखा है, केशव प्रसाद मौर्य। वैसे केशव प्रसाद मौर्य वही हैं जो 6 दिसंबर 1992 को भी ये भी थे वहां शौर्य दिवस जो बनाते हैं, उसमें ये भी भागीदार थे। ईंट लेकर के आए थे बाबरी मस्जिद का तोड़ करके घर अपने, सिला तो मिलेगा। तो योगी इनको साइड लाइन करके अपनी छवि को चमकाते हुए हार्ड हिंदुत्व के चेहरे को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। जागरूक रहिए, समय कैसा है आप जानते हैं। बहुत शुक्रिया।